नमस्कार। हिस्ट्री की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो है 1572 से 1597 ईस्वी। क्योंकि हम एक प्रूफ रीडिंग की तरह ही इस इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम केवल उन महत्वपूर्ण बातों को या महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था, लेकिन बाद में उनका एक बहुत बड़ा फिर से आयोजन किया गया राज्याभिषेक का, वो कुंभलगढ़ के अंदर किया गया। लेकिन प्रारंभ में उनका जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा के अंदर किया गया था। हम सभी जानते हैं कि उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में जो उनका बेटा जगमाल था वो गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन बाद में अखरा सोनगरा और ग्वालियर के राम सिंह की मदद से महाराणा की गद्दी पर जो है वो प्रताप को बैठाया गया। तो जो ये जगमाल था ये बाद में अकबर की पास चला गया। तो अकबर के पास जाने के बाद में उसको वहाँ जहाजपुर की जागीर दी। और इतिहास में जगमल को हटा करके राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होना, उनको गद्दी पर बैठाना, उसको राजमहल की क्रांति कहा जाता है। हालांकि क्रांति बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, इसलिए उसको राजमहल की क्रांति कहते हैं। जिस समय राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। और अकबर या मुगल सत्ता और मेवाड़ के बीच में जो प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी है वो पहले से चली आ रही थी। यानी महाराणा प्रताप को अकबर से जो दुश्मनी है वो विरासत में मिली थी, क्योंकि इससे पहले भी अकबर ने 1567 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया था। चूंकि अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध से पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दूत मंडल भेजे, वो 4 व्यक्तियों के नेतृत्व में भेजे गए। तो यहाँ हमें समझना है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कौन कौन से दूत मंडल भेजे गए या किन किन के नेतृत्व में जो है वो दूत मंडल भेजे गए, जिसमें पहला जलाल खां, दूसरा आमेर का कुंवर मान सिंह, तीसरा मान सिंह के पिता कुंवर भगवान दास और चौथे थे टोडरमल। लेकिन ये चारों दूत मंडल जो है वो असफल हुए, राणा को नहीं समझा पाए। जब प्रताप को समझाने की सारी योजना विफल हो गई तो अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान का प्लान बनाया, जिसमें उन्हें मान सिंह और आसफ खां उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी। और अजमेर के किले, जिसको मैगजीन या दौलत खाना भी बोलते हैं, जहाँ मुगलों का शस्त्रागार भी था, वहाँ बैठ के उन्होंने पूरा प्लान बनाया और वहाँ से एक सेना मान सिंह के नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध भेजी। और मान सिंह या मुगल सेना और अकबर की महाराणा प्रताप के बीच में जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ उसको इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, क्योंकि इसमें ना महाराणा प्रताप पराजित हुए और ना मान सिंह विजयी हुआ। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि इस युद्ध के बाद में भी दोनों पक्षों के बीच में जो लड़ाइयाँ वापस होती रही,
महाराणा प्रताप ने छापामारी युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों के विरुद्ध जो है अपनी गतिविधि जारी रखी। मेरा डिटेल में नहीं जाना है, हम हल्दी घाटी युद्ध का पूरा वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम समझ ले कि इस युद्ध के बाद में जैसे युद्ध के अंदर प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति था वो था हकीम का सूरी था, जो प्रताप की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध के अंदर जब मान सिंह महाराणा प्रताप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो उसका जो राज दरबार में प्रवेश जो है निषेध कर दिया था और उसकी कहते हैं कि मनसबदारी भी छीन ली थी, यानी उसकी मनसबदारी कम कर दी गई थी। हालांकि बाद में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उदयपुर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर दिया था और उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद। लेकिन जब हम हल्दी घाटी की युद्ध की बात करते हैं तो इस हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों की जो सेना है वो महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी थी। तो ये युद्ध जो है अनिर्णित युद्ध माना जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो छोटे प्रश्नों में कई बार पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। हल्दी घाटी का जो सजीव वर्णन है वो अब्दुल कादिर बदायूनी इस युद्ध के अंदर मौजूद था और उसने अपने ग्रंथ मुंतखाब उल तवारीख के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। ध्यान रखें, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है तो वो है अब्दुल कादिर बदायूनी, या बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है तो वो है गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में इसको खमनोर का युद्ध कहा है, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला इतिहासकार है अबुल फजल और उसका ग्रंथ है अकबरनामा। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। तो मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाला जो इतिहासकार है वो है कर्नल जेम्स टॉड। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें, ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए या उनके ऊपर एक तरह से उनको पराधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार अभियान ये जो किया था, लेकिन तीनों अभियान जो है वो असफल रहे हैं। अब ये भी फैक्ट है कि चूलिया गांव के अंदर भामाशाह ने राणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, क्योंकि हल्दी घाटी के बाद में महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो उन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग में शरण ली थी और छापामारी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है वो जारी रखी और सेना का गठन कर फिर से सेना का गठन किया उन्होंने। कालांतर में उन्होंने चावंड एक जो जगह है उदयपुर के पास में, उसमें लूणा चावंडिया जो वहाँ का शासक गए हैं या वहाँ का अधिकारी था उसको हरा करके चावंड पर अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाया था बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। इसके अलावा एक दूसरा युद्ध है वो है दीवीर का युद्ध, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन। ये जो मेवाड़ का मैराथन है कर्नल जेम्स टॉड के शब्दों में, या जिसको दीवीर का युद्ध कहते हैं हम, जिसमें प्रताप की ओर से या महाराणा प्रताप की ओर से उनका बेटा अमर सिंह और अकबर की ओर से भी उनके सेनापति लड़े थे। इस युद्ध के अंदर भी कहते हैं कि युद्ध लंबा चला, इसलिए इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दीवेर में भी बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ही एक तरह से विजित हुए और दीवेर जो है वो प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें अकबर के सेनापति को जो है अमर सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी।
आगे चल कर के अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अंतिम बार जगन्नाथ कछवा को भेजा था, और वो कब भेजा था? 1584 के अंदर। लेकिन वो भी जगन्नाथ कछवा भी प्रताप को समझाने में असफल, और उसके बाद में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सारे सैन्य अभियान बंद कर दिए। तो ये इतिहास में एक तरह से अघोषित संधि कही जाती है। वैसे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध है, उन युद्धों को हमें डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अब इतना, हम केवल प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो आप उसके फैक्ट याद रखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध है, दीवेर का युद्ध है, इन युद्धों को किसने क्या कहा है, ये सभी हमें बात याद रखनी है। यहाँ हमें इतना समझना है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को छोड़ करके बाकी सारे जो प्रदेश है वो फिर से हासिल कर लिए थे, और 1585 के अंदर उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, लूणा चावंडिया पर आक्रमण करके। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, और उनका दाह संस्कार पास में बांडोली एक जगह है वहाँ पर किया गया, जहाँ आज भी उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, और उस वीर पुरुष की हमें याद दिलाती है। तो ये विशेष रूप से महाराणा प्रताप के बारे में जो एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। हालांकि महाराणा प्रताप अपने आप में एक इतने बड़े विराट व्यक्तित्व है कि उनको समझने के लिए हमें एक दीर्घ अवधि की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है। हम कम समय में उनको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको जो ये फैक्ट बताए गए हैं, इन फैक्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, युद्ध को किसने क्या कहा, उनके सेनापति कौन थे, बाकी सारा वर्णन आप सभी जानते हो राजस्थान के इतिहास में, आप उसको आपने पढ़ा होगा। फिर भी एक बार इसको प्रूफ रीडिंग आप इसको ज़रूर देखें। तो ये राणा प्रताप राजस्थान के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।